हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बढ़िया हो, आप सब चंगे हो। आज के सेशन में हम समझेंगे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को, जो कि दिया गया है अंडर द आईपीसी। आईपीसी के कौन से सेक्शन में है, ये एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि हम सबको क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो आज हम समझेंगे क्या क्या कि यार ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की आवश्यकता क्या थी, क्या इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पहली बात ये। फिर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का प्रोविजन देख लेंगे, बेसिकली एक्सेप्शन वन कौन से सेक्शन का, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, फिर हम केस लॉ देखेंगे, द वेरी वेरी फेमस केम नानावती का केस लॉ, जिसके ऊपर रुस्तम मूवी भी बनी थी। और एक और सीरीज थी जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, द स्टेट करके एक सीरीज थी, द जजमेंट करके एक सीरीज थी। राइट, एंड उसके बाद समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे कि क्या इस एक्सेप्शन का, जो कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, क्या इसका भी कोई एक्सेप्शन है। तो बेसिकली एक्सेप्शन का भी कोई एक्सेप्शन है क्या, इसको भी जानेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी देखेंगे ताकि हमारा जो मेंस का क्वेश्चन है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है वो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। आपसे केस लॉ भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्रोविजन तो खैर नहीं पूछेंगे। इलस्ट्रेशन भी पूछ लिया जाता है, एंड ये मेंस का टॉपिक भी है। ये किसी भी स्टेट जुडिशरी में आपसे प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है, उसके साथ साथ मेंस में भी बढ़िया तरीके से बन सकता है। 8-10 नंबर का प्रश्न बहुत आराम से बन सकता है। तो इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ, अब जरूरत क्या थी, इस एक्सेप्शन की आवश्यकता क्या थी, क्या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होना चाहिए कि नहीं। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो हम ये देखेंगे कि एक जो व्यक्ति है, राइट, अब ऑफेंस करने के बहुत सारे मापदंड हो सकते हैं, राइट, कि किस वजह से ऑफेंस किया। जैसे कि हमें पता है, हम ये तो जरूर देखेंगे कि सामने वाले व्यक्ति ने, उस अक्यूज ने ऑफेंस किया है। ये देखना भी आवश्यक है कि उसने किस सिचुएशन में वो ऑफेंस किया। राइट, क्या उसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है, मतलब प्रॉपर प्लानिंग करते हुए। राइट, अगर किसी ने द कश्मीर फाइल्स देखी हो, राइट, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि जिन लोगों को मारा गया और जिन ने मारा, ठीक है, ऐसे कई बार हुए राइट्स। ठीक है, तो जिसने प्लान किया, जिसने मारा, जिसको मारा, अब वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, प्लान्ड मर्डर, कि भाई आज रात को जाएंगे और सबको मार के आएंगे। ठीक है, आपने प्रॉपरली प्लान किया कि आज रात आप जाओगे, आपका पड़ोसी बहुत परेशान करता है, उसको जाओगे जहर देके मार दोगे। नाउ दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। यहाँ पे पनिशमेंट ज्यादा होना चाहिए, राइट, क्योंकि आपने प्रॉपर सोची समझी साजिश जिसे बोलते हैं वो किया है और सामने वाले व्यक्ति को मारा है। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है जो डिजीज है, राइट, यहाँ पर दो तरह के लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। एक हो गया अपना अक्यूज, अक्यूज वो जिसने मारा है। ठीक है, इसके अलावा वो व्यक्ति भी होगा जिसको मारा गया है। ठीक है, उसको अपन डिजीज बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इसकी डेथ हो गई है। ठीक है, चलो सेक्शन 300 अपन पढ़ रहे हैं, ये बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 300 जो कि मर्डर के बारे में बताता है, मर्डर का अपन एक्सेप्शन देख रहे हैं। तो अगर आपने सेक्शन 300 की पहली लाइन देख लोगे, तो वहां पे बताया गया कि एक्सेप्ट इन केसेस हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। राइट, तो यहां पर जो एक्सेप्शन है, जब भी हमारा एक्सेप्शन लग जाता है, 5 एक्सेप्शन दिए, पहला है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो अगर इन 5 एक्सेप्शन में से कोई एक लग जाता है ना, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में हमें क्या देखना है कि जो डिजीज है, जिसकी जान गई है, जिसको मारा गया है, क्या उसने कोई ऐसा एक्ट किया है, ये देखना जरूरी है। फाइन, एक्ट किया ऐसा जिससे आप प्रोवोक हो जाओ। ठीक है, अब दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, वो ग्रेव भी होना चाहिए, वो सडन भी होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा भी होना चाहिए, वो तुरंत होना चाहिए। राइट, ऐसा नहीं कि किसी ने आपको 3 दिन पहले भड़काया था, आज आपको पता नहीं क्या हुआ, सुबह चाय पी रहे थे, गुस्सा आ गया कि उसने ये कैसे बोल दिया, और जाकर उसका खून कर दिया, मर्डर कर दिया। तो फिर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सडन नहीं है, वो आपने उसने आपको अभी के अभी नहीं दिया था, ये प्रोवोकेशन बहुत पहले का है। कूलिंग ऑफ पीरियड वो भी अपन देखेंगे, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो या तो उसने कोई एक्ट किया हो, राइट, अब एक्ट तो है ही, इसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी डन बाय वर्ड्स, शब्दों के द्वारा। ठीक है, शब्दों के द्वारा भी हो सकता है, मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें धक्का दिया, तुम प्रवोक हो जाओगे। कई बार ऐसा स्कूल में छोटी मोटी लड़ाई में हुआ होगा, हो सकता है कॉलेज में भी कभी लड़े होगे तो ऐसी चीज हुई होगी। राइट,
अब किसी ने तुम्हें धक्का दिया, किसी ने तुम्हें मार दिया, ठीक है, तो वहां पे प्रोवोकेशन होगा। इसके अलावा शब्दों के द्वारा भी डेफिनेटली अपन प्रोवोक हो जाते हैं, है ना। क्या हम जेस्चर से हो सकते हैं? यस। तो वर्ड्स के साथ साथ हम जेस्चर से भी प्रोवोक हो सकते हैं। फाइन। तो तीन चीजें हमें ध्यान रखना है, वो एक्ट के द्वारा भी हो सकता है, वो वर्ड्स के द्वारा भी हो सकता है, वो जेस्चर्स के द्वारा भी हो सकता है। अब सीधी सी बात यह है कि जब डिजीज व्यक्ति, जिसको मारा गया, उसने कोई इस तरह का एक्ट किया जिससे आप प्रोवोक हो गए हो, माँ बहन की गाली दे दी, कुछ ऐसा बोल दिया, राइट, कुछ ऐसा एक्ट किया उसने जिस वजह से आपको गुस्सा आ गया, राइट, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांस, जिस वजह से आपने एक्ट किया, अदरवाइज आप नहीं करते, आप उसको नहीं मारते, बट क्योंकि उसने एक एक्ट किया जिससे आप प्रोवोक हो गए, और वो सडन भी था, वो ग्रेव भी था, वो बहुत ज्यादा भी था, राइट, तो फिर वहां पर अगर आपने मर्डर किया, आपने किसी की जान ली है, तो फिर आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस, या बोल सकते हो एक्सेप्शन, डिफेंस नहीं बोलना चाहिए, एक्सेप्शन मिल जाएगा। अब इस एक्सेप्शन से ये नहीं होने वाला है कि जैसे हम जनरल एक्सेप्शन में देखते हैं कि हमारी सजा पूरी की पूरी कम हो जाती है, खत्म ही हो जाती है, वो नहीं होगा। यहां पर आपकी सजा मर्डर से, मर्डर की जो पनिशमेंट है उससे हटकर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरह से आपकी सजा कम करने का काम आएगा, सजा तो फिर भी मिल रही है। अब प्रोविजन रीड करते हैं जो कि सेक्शन 300 में दिया है, ठीक है, सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 1। अब इसमें अपन रीड करें तो क्या दिया गया, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहां पर एक्सेप्शन लग रहा है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर अगर, इफ द ऑफेंडर वाइल डिप्राइव ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। इसको एक एक पॉइंट समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम कंडीशंस लिखेंगे कि क्या कंडीशन होगी जब हमें ये एक्सेप्शन मिलेगा, तो उसमें हमें एक एक पॉइंट ध्यान होना चाहिए। वाइल डिप्राइव ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल मतलब उसने ये एक्ट कब किया है, जो ऑफेंडर है उसने एक्ट कब किया है, जब वो सेल्फ कंट्रोल उसका नहीं था, आपा खो दिया था, राइट। बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ग्रेव भी होना चाहिए एंड सडन भी होना चाहिए प्रोवोकेशन। अब इस वजह से उसने क्या किया, ही हैज कॉज्ड द डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर उसने जो डेथ कॉज की है, राइट, यहां पे जिसने उसकी हत्या की है, राइट, वो किसकी की है, जिसने प्रोवोकेशन दिया है। ऐसा तो नहीं होगा कि एक्स ने मुझे प्रोवोकेशन दिया, मैंने जेड को जाके मार दिया, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैंने यहां पे किसकी डेथ कॉज की है, मैंने यहां पे डेथ कॉज की है उस व्यक्ति की जिसने मुझे प्रोवोक किया है, राइट, इतना। और या तो कॉजेज द डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। तो जिसने मुझे प्रोवोक किया, या तो मैंने उसकी हत्या की हो, मैंने उसको मारा हो, या तो मैंने किसी और व्यक्ति की डेथ कॉज कर दी, लेकिन लेकिन वो डेथ कॉज हुई है मिस्टेक से या तो एक्सीडेंट से, मैंने जानबूझ के नहीं मारा है। क्योंकि इस पूरे प्रोविजन का, इस पूरे एक्सेप्शन का मतलब यही है कि यहां पे जो मुझे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला है, जिसने भी दिया है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने उसी को मारा, राइट। अगर मान लो उसके घर वालों को मैंने मार दिया, तो फिर वहां पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर ये सोचा समझा, ऐसा समझ सकते कि हाँ उसने सोच समझ के किया है, गुस्से में नहीं किया। क्योंकि अगर गुस्से में किया होगा तो जनरली उसी को मारेगा जिसने उसको प्रोवोक किया है, राइट। तो अगर इसका एक्सेप्शन चाहिए तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर डेथ कॉज की गई है उस व्यक्ति की जिसने प्रोवोक किया है, राइट। या तो डेथ हुई है किसी और व्यक्ति की, बट वो या तो मिस्टेक से हुई है या एक्सीडेंट से हुई है, हमने इंटेंशनली डेथ कॉज नहीं किया, ठीक है, हम उसकी डेथ कॉज नहीं करना चाहते थे, राइट। इसको ध्यान रखेंगे। अब अगर अपन पॉइंटर समझे, कंडीशंस समझे, तो वो क्या क्या होंगी। पहला तो ये कि यहां पर सेल्फ कंट्रोल खो दिया, ठीक है, जो ऑफेंडर है उसने सेल्फ कंट्रोल खो दिया हो। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है। तो भाई प्रोवोकेशन जो है वो ग्रेव होना चाहिए और वो सडन भी होना चाहिए, ठीक है। किसी ने 3 साल पहले कुछ बोला, आज पता नहीं कैसे याद आ गया, पुराना वीडियो देख रहे थे, एकदम से गुस्सा आ गया, जाके खून कर दिया, ये नहीं, ठीक है। क्या ये हो गए दो। इसके अलावा डेथ कॉज करोगे, किसकी डेथ कॉज करोगे? जिसने तुम्हें प्रोवोकेशन दिया है, राइट। यहां पे डेथ कॉज उस व्यक्ति की गई है जिसने मुझे प्रोवोक किया है,
या तो मैंने किसी और व्यक्ति की डेथ कॉज की है लेकिन वो मिस्टेक से हुई है या एक्सीडेंट से हुई है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंडीशंस। कंडीशंस क्या है कि जो अक्यूज्ड है उसको प्रोवोक किया गया हो। किसने किया है? सीधी सी बात है, डिजीज ने किया है। अब जो प्रोवोकेशन है वो सडन होना चाहिए, जो प्रोवोकेशन है वो ग्रेव होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि यार तू तो फेल हो गया था 12वीं में, कितना ऐसा इंसान है, पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल, बहुत छोटे मोटे, तो फिर वो ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा। राइट, अब जो प्रोवोकेशन है ग्रेव, नाउ इट विल डिपेंड अपॉन सर्टेनली द सर्कमस्टांसेस, कि उस केस का सर्कमस्टांस क्या है, उस हिसाब से हम समझेंगे कि क्या ये ग्रेव है या नहीं है। आगे हम देखेंगे इस बारे में भी। राइट, द अक्यूज्ड हैज लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल और कंट्रोलिंग पावर। जो अक्यूज्ड है उसने सेल्फ कंट्रोल खो दिया, और ये सेल्फ कंट्रोल क्यों खोया गया है? वो इसलिए खोया है क्योंकि किसी ने सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दिया है, और क्योंकि इस तरह का प्रोवोकेशन दिया है इसलिए मैंने अपना आपा खो दिया। इसलिए क्या हुआ वहां पर, मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया। ठीक है, इसके बाद द अक्यूज्ड मस्ट हैव कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन। यहां पर अक्यूज ने डेथ कॉज की हो उस व्यक्ति की जिसने प्रोवोकेशन दिया है, या तो डेथ कॉज हुई है किसी और व्यक्ति की बट वो हुई है मिस्टेक के द्वारा, या तो एक्सीडेंट के द्वारा। राइट, इन दोनों पॉइंटर्स को ध्यान रखेंगे। द अक्यूज मस्ट हैव कॉज द डेथ, नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि जब अक्यूज ने डेथ कॉज की है उस दौरान उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल उसने खो दिया, कि भाई 2 दिन पहले तो सेल्फ कंट्रोल खो दिया था, बहुत गुस्से में था, आज नॉर्मल है, अब आज जाके मार दिया, क्या मतलब? ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब डेथ कॉज की गई है उस टाइम पे सेल्फ कंट्रोल नहीं था। ठीक है, इस पॉइंट को भी देखा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो अक्यूज है उसका कोई और मेलाफाइड इंटेंशन ना हो। ये हम एक्सेप्शंस पे समझेंगे कि क्या इसके एक्सेप्शंस है कि नहीं, है ना? कि मैं तुम्हें चढ़ा रहा हूं कि तुम मुझे गुस्सा दिलाओ, तुम मुझे प्रोवोक करो, और जैसे ही तुमने मुझे प्रोवोक किया मेरे पास एक रीजन हो जाएगा तुम्हें मारने का, और फिर मेरे पास जब रीजन हो जाएगा तो मैं मार दूंगा। तो मैं तुम्हें उकसा रहा हूं कि तुम मुझे उकसाओ, और जब तुम मुझे उकसाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब इलस्ट्रेशन समझते हैं कि क्या बोला गया है यहाँ पर। सो ए गिव्स अ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू बी बाय इंसल्टिंग एंड अब्यूजिंग हिज फादर। राइट, अब क्या है, यहां पर ए ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया है, फाइन, इंसल्ट किया है, अब्यूज किया है उसके फादर को, डेफिनेटली गुस्सा आएगा। अब यहाँ पे ही हैज लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल, और उसने पिस्टल फायर कर दी बी की तरफ। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर? ठीक है, अब इसको यहाँ पे बी होगा और ये ए होगा। ठीक, यहाँ पे बी ने सेल्फ कंट्रोल खो दिया, राइट, और उसने शूट कर दिया। ठीक, देयरफॉर बी डाइड इमीडिएटली। राइट, यहां पर ये आएगा, ए हैज डाइड इमीडिएटली। अब यहां पर जो हमारा व्यक्ति है, कौन? बी। ठीक है, जिसने गोली चलाई है, जिसने गोली चलाई है उसको क्या मिलेगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्यों? क्योंकि ए ने उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया, उसके पिताजी को गाली दी, अलग अलग बातें बोली, जिस वजह से बी का सेल्फ कंट्रोल खो गया। और क्योंकि वहां पर उसका सेल्फ कंट्रोल खो दिया उसने, इसलिए उसने डेथ कॉज कर दी एक ही। राइट, इसलिए यहां पर क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसका ध्यान रखेंगे। सेकंड इज ए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड। जो प्रोवोकेशन दी गई है जेड के द्वारा, अब उसने इंटेंशनली मारा है किसको? वाई को। नाउ अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, प्रोवोकेशन दी गई है किसके द्वारा? जेड के द्वारा। लेकिन ए ने आराम से सोच समझ के जेड को नहीं मारा है, उसने इंटेंशनली मारा किसको? वाई को। और वाई कौन है? जेड का चाइल्ड। क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो वाई की डेथ कॉज हुई है ना तो वो एक्सीडेंट के द्वारा हुई है ना वो मिस्टेक के द्वारा हुई है, इंटेंशनली मारा है। किसने मारा है? ए ने। सो इवन दो ए वॉज गिवन प्रोवोकेशन, बट क्योंकि उसने यहां पर वाई को मारा है, जेड को नहीं मारा है, इसीलिए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का जो एक्सेप्शन है वो यहां पर नहीं लगेगा। ठीक है,
सो दिस इज मर्डर बिकॉज द प्रोवोकेशन वॉज नॉट गिवन बाय द चाइल्ड। सीधी सी बात है, वाई ने थोड़ी प्रोवोकेशन दी थी, प्रोवोकेशन किसने दी थी? जेड ने। लेकिन एक्स ने जेड को नहीं मारा, एक्स ने वाई को मारा, उसके बेटे को, जेड के बेटे को। और ना तो ये मिस्टेक से हुआ है ना एक्सीडेंट से हुआ है, और क्योंकि ना मिस्टेक से है ना एक्सीडेंट से है, इसलिए ये माना जाएगा मर्डर। तो ये केस जो है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हुए, नाउ द वेरी वेरी फेमस केस ऑफ के एम नानावती वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अभी जो पूरा केस है, डेफिनेटली आप लोगों ने मूवी देखी होगी उसमें, उसमें से कुछ फैक्ट्स सही हैं, कुछ फैक्ट्स थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था कि जो के एम नानावती की वाइफ थी, वो एक रिलेशनशिप में थी उनके फ्रेंड के साथ, राइट। अब पूरा मसला जो इस केस का था, अच्छा एक और बात, इस केस से जूरी ट्रायल खत्म हो गई थी। ये प्रीलिम्स से कुछ प्रश्न बन सकता है, पूछा कम गया है, बट यहां से पूछा जा सकता है। अब इस पूरे केस में जो पूरा मसला था वो ये था कि क्या जो ये केस है ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आएगा या नहीं आएगा। तो यहां पर जो मेजर फैक्टर्स थे जिस पे डिसाइड हुआ वो ये था कि क्या यहां पर कूलिंग ऑफ पीरियड था। ये मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। जूरी ट्रायल में तो 8:1 से बोल दिया गया था कि नॉट गिल्टी, राइट। तो कूलिंग ऑफ पीरियड जो है उस पर ध्यान देना जरूरी था, राइट। कि क्या यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड था, क्या इतना टाइम गुजर गया था कि उनका गुस्सा ठंडा हो गया था, क्योंकि सुबह उनको पता चला था, शाम को जाकर उन्होंने आहूजा जी को मार दिया था, राइट। तो यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड, प्लस ये भी इंपॉर्टेंट था कि क्या वहां पर एक्ट जो है या वर्ड्स जो है, क्या उसके द्वारा भी किसी को प्रोवोकेशन दी जा सकती है। क्या कोई व्यक्ति प्रोवोक हो सकता है शब्दों के द्वारा, राइट, जेस्चर्स के द्वारा। ये भी एक मसला था। एक मसला ये भी था कि क्या इस प्रकार का व्यक्ति, इस प्रकार का एजुकेटेड व्यक्ति इस चीज से प्रोवोक हो जाएगा। ये भी एक मसला था, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि उस सेक्शन के लोग, सोसाइटी के उस सेक्शन के लोग, क्या वो भी प्रोवोक हो जाएंगे इस पर्टिकुलर एक्ट से या नहीं, ये भी देखना जरूरी था, राइट। तो जो मेजर डिटर्मिनेशन था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि क्या ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है या ये गुस्से में हुआ था, या यहाँ पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिलेगा, राइट। तो पूरा मसला ये था कि उन्होंने अपनी वाइफ को और बच्चों को मूवी दिखाने के लिए छोड़ दिया था, राइट। और फिर वो गए थे अपने डॉक, वहां से उन्होंने बंदूक वगैरह ली, ठीक है, पिस्टल ली, गोलियां ली, और फिर वह ऊर्जा जी के ऑफिस गए। अब जब वो ऑफिस में नहीं मिले तो वो गए फिर उनके घर, और वहां पर उनके बीच में जो भी वार्तालाप हुई, इसके बाद नानावती जी ने शूट कर दिया था। अब यहां पर एक पॉइंट था, और वो मेन पॉइंट ये था कि क्या कूलिंग ऑफ पीरियड था यहां पर सफिशिएंट। सो द आंसर वाज यस। क्यों? क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन मिली कि आपकी वाइफ का रिलेशनशिप है में है वो, ठीक है, आपके किसी दोस्त के साथ, ये इंफॉर्मेशन मिली थी सुबह। इसके बाद डेफिनेटली गुस्सा आएगा, अंडरस्टूड। बट उसके बाद वो नॉर्मली एक्ट किए, अपनी बीवी और बच्चों को मूवी दिखाने के लिए भी छोड़ दिया, वो मूवी देख रहे थे, राइट। तो वो नॉर्मली एक्ट कर रहे थे। तो यहां पर समझा जा सकता है कि जो उनका गुस्सा था, जो डेफिनेटली सुबह बहुत ज्यादा होगा, वो ठंडा हो गया था, ठीक है। और ऐसा माना भी जाता है कि गुस्सा आपको आएगा, टेम्परेरी पीरियड के लिए आएगा। ऐसा नहीं कि आप साल 2 साल उतने ही लेवल के गुस्से में हो, डेफिनेटली एक टाइम पे बहुत ज्यादा आएगा, राइट। बट धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या यहां पर जब सुबह इंफॉर्मेशन मिली और शाम को उन्होंने शूट किया, तो क्या यहां पर कूलिंग ऑफ पीरियड सफिशिएंट था? सो द आंसर वाज यस। कूलिंग ऑफ पीरियड था, कूलिंग ऑफ पीरियड जो था वो सफिशिएंट था कि किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि उसके बाद वो नॉर्मली एक्ट करने लगे थे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिसपे डिसीजन दिया गया था, जिसके बेसिस पर डिसीजन दिया गया था, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंटर्स मेन थे जिसपे बात हुई? फर्स्ट वाज जेस्चर्स एंड वर्ड्स अंडर सर्टेन सिचुएशंस। जेस्चर्स हो गए, वर्ड्स हो गए, राइट, वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दे सकते हैं टू एन अक्यूज सो एज टू ब्रिंग हिज एक्शन अंडर दिस एक्सेप्शन। कि शब्दों के द्वारा, जेस्चर्स के द्वारा भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो सकता है। सो नॉट ओनली एक्ट, एक्ट तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा जो शब्द है आपके, जो वर्ड्स हैं आपके,
एंड जो जेस्चर्स हैं आपके, उसके द्वारा भी किसी को प्रोवोक किया जा सकता है। ठीक। सेकेंड इज फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, कि क्या वहां पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था या नहीं, उसका एक टेस्ट है। और उसका एक टेस्ट क्या है कि क्या कोई और रीजनेबल मैन, कोई और रीजनेबल व्यक्ति having the same capacity and who belongs to the same class or section of society, जो सेम क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करता है, एक रीजनेबल इंसान है, राइट right? अगर वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होता, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में अक्यूज है, तो क्या वो भी ऐसे ही एक्ट करता? अगर हाँ, वो भी ऐसे ही एक्ट करता, तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस मिल सकता है, एक्सेप्शन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। as accused would also be provoked so as to lose his or her self control। तो बेसिकली हम ये टेस्ट क्या है कि अगर कोई और रीजनेबल व्यक्ति जो जिसको हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रखें और जिसको प्रोवोक किया गया है, राइट, तो क्या वो भी प्रोवोक हो जाता? क्या उसका भी आपक हो जाता? क्या उसका भी सेल्फ कंट्रोल हो जाता? ये भी देखना जरूरी है। इससे जानना जरूरी है कि क्या वो ग्रेव एंड सडन था या नहीं। द बैकग्राउंड ऑफ द प्रीवियस एक्ट ऑफ विक्टिम, विक्टिम बोले तो यहां पर डिजीज, कि जो उसने पहले एक्ट किए हैं, राइट, इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग वेदर द सब्सिक्वेंट एक्ट वाज सफिशिएंट टू कॉज अ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। राइट, कि जो डिजीज है, जो अपना विक्टिम है, उसके जो पहले के एक्ट्स है, उसको भी ध्यान में रखना है, राइट, उसको भी ध्यान में रखना है कि क्या उसके जो पहले के एक्ट्स हैं वो इस प्रकार के थे कि अगर उसने बाद में कुछ भी किया, छोटा मोटा भी किया, तो क्या वो सफिशिएंट है किसी को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देने के लिए। ये देखना भी जरूरी है कि उसके प्रीवियस एक्ट्स क्या थे और फिर उसने बाद में क्या एक्ट किया, और जो उसने बाद में एक्ट किया प्लस उसका प्रीवियस एक्ट तो जो है, वो क्या मिलाकर इस तरह का प्रोवोकेशन, क्या वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दे सकता है या नहीं, ये जानना आवश्यक होगा, ये समझना आवश्यक होगा। ठीक है। इसके बाद द फेटल ब्लो ऑन द पर्सन गिविंग अ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन शुड बी इमीडिएटली व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड। बेसिकली कूलिंग ऑफ पीरियड, कि आपने जो यहां पर डिजीज को मारा है, राइट, वो इमीडिएट होना चाहिए, कई सालों बाद, कई महीनों बाद, कई हफ्तों बाद, कई दिनों बाद नहीं होना चाहिए। तो जो आपको प्रोवोकेशन मिला, क्योंकि मुझे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला, इसलिए मैंने एक ऐसा एक्ट कर दिया, जरूरी ये है कि उसमें जो टाइम है वो बहुत ज्यादा ना हो। जब मुझे प्रोवोकेशन मिली और मैंने उसके बदले एक्ट किया, उस प्रोवोकेशन की वजह से वो जो टाइम है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी को कूलिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जब प्रोवोकेशन मिला, आप बहुत गुस्से में हो सकता है आप किसी की जान ले लो, ठीक है, वहां पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन लग सकता है। लेकिन अगर उस जब प्रोवोकेशन मिला और जब आपने एक्ट किया उसके बेसिस पर, उसमें बहुत लंबा टाइम है, तो वहां पर हम समझ सकते हैं कि आपका गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया होगा, राइट। अब अगर कम हो गया तो आप इस तरह का ग्रेव एक्ट नहीं करोगे, किसी की हत्या तक नहीं जाओगे। ठीक है। तो ये जानना आवश्यक था कि क्या कूलिंग ऑफ पीरियड सफिशिएंट था या नहीं। तो नानावती जी के केस में बोला गया कि हाँ, द कूलिंग ऑफ पीरियड वाज सफिशिएंट, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, एंड दैट इज, क्या इसके कुछ एक्सेप्शन है? क्या इस एक्सेप्शन के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं? द आंसर इज यस। इस एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है, राइट। जैसे टॉर्ट्स में अपना विल्फा है ना, वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया, उसका भी एक्सेप्शन होता है, रेस्क्यू केस। ठीक है। तो टॉर्ट के एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, वैसे ही यहां पर भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मर्डर का एक्सेप्शन है, राइट। अब इसका भी खुद में एक्सेप्शन है, वो इसको समझता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न जनरली बन जाता है प्रीलिम्स में। अगर मेंस में तो फिर तो आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। सो द फर्स्ट इज that the provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person। मतलब मैं खुद प्रोवोकेशन नहीं चाह रहा हूं तुमसे,
मैं तुम्हें खुद प्रोवोक नहीं कर रहा हूं कि तुम मुझे प्रोवोक करो और मुझे एक एक्सक्यूज मिल जाए तुम्हें मारने का। राइट? तो जो प्रोवोकेशन है वो उसकी तरफ से आना चाहिए, तुम्हारी तरफ से नहीं। अगर तुमने प्रोवोक किया ताकि वो प्रोवोक होके तुम्हें प्रोवोक करे, तो ये जो प्रोवोकेशन की घड़ी है, ठीक है, जो प्रोवोकेशन का चक्कर चल रहा है, वो सही नहीं रहेगा, फिर एक्सेप्शन नहीं लगेगा। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोवोकेशन उसने दिया, आपने उसको प्रोवोक ना किया। आप प्रोवोकेशन सॉर्ट नहीं कर रहे हो कि भाई बस मुझे प्रोवोकेशन मिल जाए ताकि मुझे एक बहाना मिल जाए इसको मारने का और मैं मार दूंगा। इस तरह का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, that the provocation is not given by anything done which is in obedience to the law or by a public servant in the lawful exercise of the powers of such public servant। कि एक पब्लिक सर्वेंट जो है वो एक्ट कर रहा था, और वो एक्ट कर रहा था जो कि लॉ द्वारा दिया गया है, और आप इससे प्रोवोक हो गए, तो वहां पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं मिलेगा। थर्ड इज दैट द प्रोवोकेशन वाज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है? तो यहां पर सेकंड और थर्ड इसको साथ में समझते हैं। सेकंड का एक सिंपल सा एग्जांपल लो। तो भाई मान लो तुमने कोई एक्ट किया, तुम जाके लड़ रहे हो, तुम किसी से हाथापाई करने लगे, अब वहां पुलिस आई और तुम्हें हटाने लगी, दोनों लोगों को दूर करने लगी। अब तुम्हें गुस्सा आ गया कि भाई मुझे कैसे रोक लिया, इतनी हिम्मत किसी की कि मुझे रोक लिया, और तुमने पुलिस को ही मार दिया। वहां पे जो पुलिस ऑफिसर था तुमने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि वहां पे वो ड्यूटी कर रहा है विच इज अकॉर्डिंग टू द लॉ, करेक्ट है। ठीक है? लॉ को ही फॉलो कर रहा है वो, दोनों लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहा है जो लड़ रहे हैं, और इस वजह से तुम्हें गुस्सा आया, तुमने उसको मार दिया, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन नहीं लगेगा। सेकेंड। थर्ड इज, तुम गए, गुस्सा आ रहा था, यूं ही गए किसी के सर पे मार दिया। ठीक है? मार दिया, धक्का दे दिया, वो गिर गया बेचारा। अब वो आके तुम्हें मार रहे हैं। ठीक है? तुमने उसको दो तीन लातें भी मार दी, तुमने एक दो पंचेस भी मार दिए। अब वो बेचारा खुद को बचा रहा है। ठीक है? और इस बचाने में उसने मार दिया तुम्हें, दो तीन मुक्के पड़ गए, एक दो लात पड़ गई। अब तुम्हें गुस्सा आ गया कि यार इसकी इतनी हिम्मत की, हमें मार दिया। ठीक है? जैसे मुर्जापुर में मुन्ना भैया है, भाई मुन्ना भैया को किसी ने मार दिया, मुन्ना भैया एकदम बौखला जाएंगे, मुन्ना भैया जान से मार देंगे। तो वही हुआ मुन्ना भैया के साथ, उनने जाके उनका सामने वाले व्यक्ति का, जो खुद को बचाते बचाते एक दो मार दिया, उसका तुमने मर्डर कर दिया। तो यहां पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन नहीं लगेगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था। उसने पहले हाथ नहीं उठाए, हाथ तुमने उठाया, वो खुद को डिफेंड कर रहा था, और इस डिफेंस में उसने अगर तुम्हें मार भी दिया, तो वहां पर तुम ग्रेव एंड, और तुमने उसकी हत्या कर दी, तुमने उसकी जान ही ले ली, तो वहां पे तुम ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं ले सकते हो। राइट? आगे बढ़ते हुए एक्सप्लेनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंस से कई बार पूछ लिया जाता है क्या, कि क्या प्रोवोकेशन ग्रेव था या सडन था, इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो कोई प्रोवोकेशन ग्रेव है, सडन है या नहीं है, ये हमेशा एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। ये पहले से बताया नहीं गया है, दिया नहीं गया है कि क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होगा नहीं होगा, ये पहले से नहीं है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगी। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। मूविंग अहेड टू द केस लॉ ऑफ महमूद वर्सेस स्टेट। यहां पर बोला गया, इंपॉर्टेंट है ये आप मेंस में यूज कर सकते हैं, कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट द प्रोवोकेशन मस्ट बी सडन। इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रोवोकेशन हुआ है वो सडन, बेसिकली अनएक्सपेक्टेड हो। ठीक है? कि आपको पता नहीं था, आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया। इट मीन्स दैट इट शुड नॉट बी प्लान्ड बिफोर हैंड। क्योंकि अगर मैं पहले से प्लान करके रखा हूं, ठीक है, मैं पहले से प्लान करके रखा हूं कि मैं किसी को मारूंगा आज, बस कोई थोड़ा सा बोल दे, राइट, तो फिर दिक्कत है, फिर वहां पे वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं आएगा। ठीक है? द टाइम गैप बिटवीन प्रोवोकेशन एंड होमिसाइड शुड बी शॉर्ट। अगेन कूलिंग ऑफ पीरियड की बात है। फाइन, कि जब आपको प्रोवोकेशन मिला और जब आपने एक्ट किया, तो वो जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। नाउ सेकंड इज द प्रोवोकेशन मस्ट बी ग्रेव। A mere statement given by the accused that he was provoked will not be accepted in the court। सिर्फ ये बोल देना कि यार मुझे तो गुस्सा आ गया था, ये सफिशिएंट नहीं है। हम देखेंगे, हम जानेंगे, हम समझेंगे। जैसे नानावती का केस हुआ था ना, उसमें सेकंड पॉइंट था जो आपने अभी देखा था, कि क्या एक रीजनेबल मैन
उस सोसाइटी के उस सेक्शन का व्यक्ति, क्या वो भी प्रोवोक हो जाता है इस चीज से, ये देखा जाएगा। राइट। तो ये बोल देना कि सर मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मुझे तो कोई थोड़ा भी बोल दे तो बस एकदम आग बबूला हो जाते हैं और अपन तो जान से मार देते हैं, अपन ज्यादा नहीं सोचते इस बारे में, ये कोई डिफेंस नहीं होगा। इस वजह से आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। हम यहां पर देखेंगे कि क्या एक रीजनेबल मैन, एक रीजनेबल व्यक्ति भी जिसको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रखा जाए, तो क्या वो भी इस तरह का एक्ट करता है या नहीं, ये देखना इंपॉर्टेंट है। राइट। द कोर्ट नीड्स टू अप्लाई द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर देयर वाज ग्रेव प्रोवोकेशन और नॉट। राइट। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब मुझे इतना गुस्सा आ गया तो आई हैव लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल, और क्योंकि मैं सेल्फ कंट्रोल खो दिया, इसलिए मैंने किसी की हत्या कर दी, इसलिए किसी की जान ले ली गई। राइट। ये भी इंपॉर्टेंट होगा। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द प्रोवोकेशन वाज सडन एंड ग्रेव, देन द कोर्ट विल अज्यूम दैट ही हैड लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल। राइट। अगर ये स्टैब्लिश हो जाए कि वहां पर जो प्रोवोकेशन था वो ग्रेव था, वो सडन था, अगर ये स्टैब्लिश हो जाए, अगर ये प्रूव हो जाए, तो वहां पर ये मानना सही होगा कि जो भी व्यक्ति था जिसको भी ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला है, वो डेफिनेटली अपना वहां पर सेल्फ कंट्रोल खो दिया होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और क्योंकि वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया है, इसलिए उसने ऐसा कोई एक्ट कर दिया है। राइट। नाउ इन द केस ऑफ मुंटू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राइट, 2016 का है। अब इसमें क्या हुआ, बोला गया बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट कंटिन्यूस हरासमेंट, ये भी बहुत आवश्यक है, कंटिन्यूस हरासमेंट वुड लीड टू डेप्रिवेशन ऑफ पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसको बार बार जिसको बार बार हरास किया जा रहा है, राइट, जिसको बार बार हरास किया जा रहा है, जिसको बार बार परेशान किया जाता है, राइट, ऐसा कई बार कई केसेस है जहां पर जो लेडी है, जो वाइफ है, उसके हस्बैंड उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, बहुत ज्यादा हरास करता है, जिस वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनको हमेशा हरास ही किया जाएगा। जब भी देखती है उनको गुस्सा आता है, उनको ऐसा लगता है कि अब उनको हरास किया जाएगा। अगर इस तरह का कंटिन्यूअस हरासमेंट है, राइट, तो इससे क्या होगा, कंटिन्यूअस हरासमेंट है तो ये प्रोवोकेशन में लीड हो जाएगा, प्रोवोकेशन में चला जाएगा, और जब प्रोवोकेशन में चला जाएगा तो वहां पर सेल्फ कंट्रोल जो है वो नहीं रहेगा। राइट। क्योंकि मुझे कंटिन्यूअस हरासमेंट किया जाता है किसी व्यक्ति का। राइट। अब जब कंटिन्यूअस हरासमेंट है तो एक लिमिट आएगी, अब जब वो लिमिट रीच हो जाएगी उसके बाद सेल्फ कंट्रोल उस व्यक्ति का रहेगा ही नहीं, उस विक्टिम का रहेगा ही नहीं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार हरास किया जाता है, ये चेन, ये साइकिल हमेशा चलती जा रही है। और एक लिमिट के बाद, वही जैसे बोला था ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, वैसी वाली बात है कि तुमने इतना ज्यादा हरास कर दिया कि अब उसको कंट्रोल ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, वो जो देखता है वो मार देता है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। तो क्या है, फिर वो इस एक्सेप्शन में आ जाएगा, फिर वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के एक्सेप्शन में आ जाएगा, उसका कंटिन्यूस हरासमेंट हो रहा है। ठीक है, बिकॉज इससे हमें समझ में आएगा कि क्योंकि कंटिन्यूस कंटिन्यूस हरासमेंट है, बार बार ऐसा होता है, तो देयर इज अ गुड इनफ चांस कि वहां पर सेल्फ कंट्रोल खो दिया हो और फिर उसने कोई एक्ट किया हो। चलिए, सो लेट्स कंक्लूड। कंक्लूजन में इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि क्या प्रश्न बन सकते हैं, मेंस में क्या क्या लिखना होगा। राइट। तो इसका प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन में हमने सारी चीजें पढ़ी, वो ध्यान रखना। एक्सेप्शन ध्यान रखना, जो प्रीलिम्स का प्रश्न बनता है वो बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ पर किसी ने मुझे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया, जो वो जेड वाला एग्जाम्पल था, राइट, कि एक्स को प्रोवोकेशन दिया गया जेड के द्वारा, लेकिन एक्स ने इंटेंशनली वहां पर वाई को मार दिया, जेड के बेटे को, तो क्या ये मर्डर होगा या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर। बेसिकली डिफेंस एक्सेप्शन मिलेगा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का क्या या नहीं, ये बहुत बार पूछ लिया गया है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, इवन मेंस एग्जामिनेशन में। तो वहां पे ध्यान रखना कि क्योंकि क्योंकि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जिसके द्वारा दिया गया था, उसकी हत्या नहीं हुई है, किसी और की हुई है, वो भी इंटेंशनली हुई है, राइट, इसलिए यहां पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन नहीं लगेगा। ठीक है। तो जरूरी क्या है कि वहां पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया गया था, इतना ज्यादा दिया गया कि सेल्फ कंट्रोल खो दिया था, सेल्फ कंट्रोल खो दिया तो उसने ऐसा कोई एक्ट कर दिया। और जान किसकी ली गई है, हत्या किसकी हुई है, जिसने प्रोवोकेशन दिया था उसकी, या तो किसी और व्यक्ति की हुई हो बट वो मिस्टेक या एक्सीडेंट के द्वारा दी हो। केएम नानावती का केस लॉ इंपॉर्टेंट है, उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर आप मुट्ठू का जो केस है वो भी ध्यान रख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके क्या एक्सेप्शंस होता है वो भी ध्यान रखना कि भाई अगर किसी ने प्राइवेट डिफेंस किया है तो वो प्रोवोकेशन नहीं है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अगर वो ड्यूटी अपनी कर रहा है तो वो प्रोवोकेशन नहीं है। आप खुद जाके प्रोवोकेशन नहीं मांगोगे, प्रोवोकेशन सॉर्ट नहीं करोगे। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है, इन सारी सारी चीजों को हमें समझना है। सो दैट विल बी इट फॉर दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और आप कौन सा टॉपिक चाहते हो जो आपको पढ़ाया जाए वो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, उसको भी पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे सेफ। डू लाइक द सेशन, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।